हाँ, नेति नेति तो सर उसको कहते हैं जो ब्रह्म की चौथी जो अवस्था है, अच्छा। वो एक्चुअली नेति नेति में आती है। मतलब ब्रह्म की जो ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं। एक ब्रह्म की अवस्था है जहाँ पर कि वो सापेक्ष रूप में स्थित है, मतलब रिलेटिव उसका एग्जिस्टेंस है। दूसरा है जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है उसका। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस में जो बिल्कुल, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। उसमें आप मन के किसी भी की जो आपकी कल्पना है या जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उससे परे है वो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेति नेति। कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, जो कुछ भी आप मतलब बोलेंगे, उसको कहा जाता है कि जहां आपने बोलने की कोशिश की ब्रह्म के बारे में, तो ब्रह्म झूठा हो जाता है। मतलब वो यू कैन नॉट टच इट विथ वर्ड्स। मतलब आपके जो जो प्रेजेंट जो जो कॉजल बॉडी, इस बॉडी से, नॉट दिस बॉडी से, शरीर से, यू कांट रियलाइज इवन विद दिस माइंड, मतलब व्हाट इज ब्रह्म, मतलब यस, इसलिए इट इज बियॉन्ड। कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते। उस फॉर दैट यू हैव टू गो मोर डीप, मोर डीप, मोर डीप, एंड रियलाइज इट ओनली, है ना? हाँ, नहीं, आप एक्चुअली बाहर जाकर के ब्रह्म को नहीं पा सकते। ब्रह्म पाने का एक तरीका है, मतलब अंदर ही, हाँ हाँ, ठीक उसको है, ठीक है। रियलाइज करना पड़ता है, उसको यू हैव टू रियलाइज। हाँ, रियलाइज, वही वही, ठीक। तो ये है सर। उसके बाद हम लोगों ने अविद्या डिस्कस किया था सर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस करें, या फिर नहीं तो आगे बढ़ें। अविद्या हमने बताया था कि अविद्या जो है वो ब्रह्म के अंदर, जब वो ब्रह्म जो साकार जब ये मतलब इसमें रहता है, मतलब जब वो रिलेटिव स्टेट में रहता है, तो रिलेटिव स्टेट में इसके अंदर जो है वो एक विकार रहता है। जैसे नो, बिना विकार के जो है वो तो निर्गुण ब्रह्म है, जो नेति नेति से हम लोग करते हैं। लेकिन जब ये साकार ब्रह्म के रूप में रहता है, जिसको कि हम लोग ईश्वर कहते हैं, तो उसके साथ में एक डिजायर उसका होता है। जो डिजायर को हम लोग डिजायरलेस डिजायर कहते हैं, मतलब वो ऑलरेडी है। उसको कोई पाने की इच्छा नहीं है, उससे पा करके उसको कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट ब्लिसफुल स्टेट जो है ईश्वर है। लेकिन चूंकि वो एक विकार है, जो इच्छा है, और वो इच्छा है कि आई शुड बी मेनी, मतलब मैं मतलब मेनी, बहुत मल्टीट्यूड जो है वो बन जाऊं और उसको एक्सपीरियंस करूं, ये उसकी इच्छा होती है। और इस इच्छा के कारण अविद्या पैदा होती है। अब एक है वो, उसको अनेक अगर बनना है तो वो कैसे बन सकता है? वो मतलब अविद्या के कारण से ही बन सकता है। मतलब अविद्या, डिफरेंट डिफरेंट, मैनी मैनी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब। हाँ, जैसे आप अपने आप को डिफरेंट महसूस कर रहे हैं, अभी ब्रह्म है, मैं, आप मुझे देख रहे हैं कि यह नरेश है, ये डिफरेंट है। शर्मा सर हैं तो वो डिफरेंट है, या फिर ये सामने जो स्क्रीन दिख रहा है वो डिफरेंट है। लेकिन है सब कुछ ब्रह्म ही। तो हम लोग जो देखते हैं तो हमारे कुछ भ्रम होना चाहिए, तभी आपको एक चीज जो है वो अलग अलग दिखेगी। तो उस भ्रम के लिए अविद्या है। मतलब आप, जो अविद्या का मूल काम है कि वो रियलिटी को छुपा देता है। एक अंधकार जो है वो डाल देता है, एक माया जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो हम्म। वहां से पैदा होता है। चलिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएं। और अब ये कहा गया कि आत्मा क्या है, आत्मा और ब्रह्म सेम है या नहीं है, कितनी आत्माएं हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जब कॉलिक्वियल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये उसकी मतलब काफ़ी अच्छी आत्मा थी, ये बहुत बुरी आत्मा थी, ये इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारी आत्माएं हैं। हम्म। लेकिन वो जीव आत्मा है, वो हम लोग जो है लूजली आत्मा आत्मा करते रहते हैं। बेसिकली हम लोग जीवात्मा की बात करते हैं, जो इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब उसका फॉर्म हो गया है, उसका आस्पेक्ट हो गया है। आत्मा जो है वो सिर्फ एक ही है, और ब्रह्म और आत्मा दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दोनों ही नाम से उसी रियलिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आत्मा इज सेम एज ब्रह्मण। इट इज कॉल्ड आत्मा बिकॉज इट इज अ सेल्फ ऑफ ऑल। आत्म का मतलब होता है अपना। अब अपना जो है वो, चूंकि मतलब किसी भी चीज का जो अपना है, जो बिल्कुल एसेंस है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आत्मा है। अ, तो लिटरली उसका मतलब होता है कि जो एसेंस है किसी भी चीज का, वो आत्मा है। इसलिए उसको आत्मा कहा गया। तो ये हर चीज का एसेंस है, इसलिए जो ब्रह्म है वो सबकी आत्मा है। When Atma reflects into Prakriti, then creates multitude of the gross and subtle universe, all jivas. ये क्लियर है या नहीं क्लियर है?
ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करो थोड़ा। इसको थोड़ा explain करो। When it reflects into प्रकृति में, मतलब प्रकृति, then first you tell about प्रकृति also. तो प्रकृति क्या है, मतलब इज दिस यूनिवर्स और प्रकृति इज समथिंग एल्स? नहीं नहीं, प्रकृति का मतलब होता है सर नेचर, जो ईश्वर का जो नेचर है। जो मैंने बताया था आपको कि ब्रह्म जो है उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक है जो कि उसका मतलब जो निर्विकार स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, जो निराकार ब्रह्म है। तो वो है जहां पर कि उसको किसी भी वर्ड से आप, किसी भी कंसेप्ट से आप उसको कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते। वो दैट इज व्यावहारिक प्रकृति, दैट नहीं, इज प्रकृति। न वो प्रकृति नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म है जो कि मतलब बिना किसी विकार के है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जब जब वो ईश्वर जब आता है, ठीक है सर, तो हम्म, ईश्वर को सबसे पहले क्या हुआ, उसके अंदर इच्छा के साथ आया कि हमें हम्म, आई शुड बी मेनी। हम्म, पहला जो है उसको कोई इच्छा नहीं। दूसरा जो जब ईश्वर जब आया तो ईश्वर के साथ एक इच्छा थी कि आई शुड बी मेनी। ईश्वर क्या है, प्योर कॉन्शसनेस का एक मास है, मतलब इनफाइनाइट मास है, और उसके अंदर एक माइंड वेव है, एक थॉट है कि आई शुड बी मेनी। तो जब ये आई थॉट आई शुड बी मेनी का जब वो मतलब रहता है तो उसके कारण अविद्या आती है। अविद्या जो है वो रियलिटी को ढक लेती है, ठीक है। और उसके कारण एक मतलब जो है वो 8 जो है उसके एलिमेंट पैदा होते हैं, जो कि पूरा का पूरा जो है प्रकृति को का मतलब के पावर को मैनिफेस्ट करते हैं। उसमें है आपका 5 जो महाभूत हैं, मतलब जो क्षिति जल पावक गगन समीर। 3 जो हैं वो सटल एलिमेंट्स हैं, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 एलिमेंट जो हैं वो अविद्या से उत्पन्न है, मतलब ईश्वर के ही वो नेचर है। मतलब चूंकि ईश्वर के अंदर वो इच्छा है, इच्छा के कारण अविद्या है, और अविद्या के कारण ये सारा माया या प्रकृति है। प्रकृति को माया भी कहते हैं। तो ये 8 से पावर, ये मतलब डिफरेंट एलिमेंट से ये जुड़ी हुई जो है वो प्रकृति है सर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो जब ये 8 एलिमेंट क्रिएट किए गए, 8 एलिमेंट मतलब क्रिएट हुआ, तो ये जो आत्मा है वो मतलब जो प्रकृति है वो इनर्ट है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। तो ईश्वर जो है वो सूरज की तरह अपना प्रकाश उसको देता है। जैसे कि सामने अगर मिरर हो, तो आपको अगर मिरर में कोई भी लाइट अगर आ रही है तो आपको लगेगा कि वहीं पे लाइट जल रही है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो हम लोग करते हैं तो एक बीच में लाइट लगा देते हैं, और आप जहाँ जहाँ मिरर रहता है वहाँ वहाँ से लगता है कि वो वहीं पे बल्ब लगा हुआ है। तो इसी तरह से जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है उसमें। और ये जितने भी प्रकृति के एलिमेंट्स हैं वो उसके कारण एक्टिवेट हो जाते हैं विद द पावर ऑफ ईश्वर या ब्रह्म, जो कुछ भी है। ठीक है सर, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा सर। ईश्वर जो है वो ब्रह्म का तीसरा स्टेट है, तीसरी अवस्था है। 4 अवस्थाएं हैं ब्रह्म की, उसमें से तीसरी अवस्था जो है वो ईश्वर की अवस्था है। पहली अवस्था जो है वो ये ग्रॉस वर्ल्ड है जिसमें हम लोग सभी हैं। इसमें जितनी भी चीजें हैं उसमें 5 एलिमेंट जो हैं वो ग्रॉस हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर। 3 जो हैं सटल हैं, ये 8 एलिमेंट बन के ये ग्रॉस वर्ल्ड बनता है। सटल वर्ल्ड 3 चीजों से बना हुआ है, मन बुद्धि और अहंकार। वहां पर भी ये 5 जो एलिमेंट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इसका वहां पे माइंड वेव के रूप में हम उसको देखते हैं। वहां पे भी दिखता है कि वहां पे भी आपको आदमी दिखेगा, वहां पे भी लाइट दिखती है, वहां पे भी जो है मतलब आपको सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन वो माइंड वेव से बना हुआ है। वो कॉन्शसनेस के ऊपर एक वेव है, दैट्स ऑल। उसका अपना कोई यहां की तरह ग्रॉस एग्जिस्टेंस नहीं है। ईश्वर जो है वो थर्ड स्टेट है ब्रह्म का। सेकंड स्टेट जो हो गया वो सटल वर्ल्ड हो गया। थर्ड स्टेट जो है वो ईश्वर है। ईश्वर जो है वो ओरिजिन एंड एंड ऑफ सारे जीवा, जितने जीव हैं और वर्ल्ड हैं, उसका ओरिजिन है। ये प्योर कॉन्शसनेस है, यूनिफाइड कॉन्शसनेस है। जितना भी कॉन्शसनेस आप देख रहे हैं, चाहे वो अपने में देख रहे हैं, चाहे वो किसी और में देख रहे हैं, किसी भी जीव में देख रहे हैं, वो एक्चुअली ईश्वर के ही कॉन्शसनेस का रिफ्लेक्शन है।
कोई भी कंसियसनेस आपको पूरे विश्व में कहीं भी दिख रहा है, वो ईश्वर के कंसियसनेस का ही रिफ्लेक्शन है। अब मैं यहां आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो बिना कंसियसनेस के है? क्योंकि सभी चीजें कंसियसनेस से ही बनी हुई हैं। माया जो है उसका अपना कुछ ठोस चीज है नहीं। तो बेसिकली ईश्वर अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन है। तो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी यहाँ पे तत्व है, सब में कंसियसनेस किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो क्या ये चीज हम पाते हैं या नहीं पाते हैं? तो ये आप किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे सर, तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी चीज, हम लोग ये जो मानते हैं कि अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज अनकॉन्शियस नहीं है। न्यूटन का सिद्धांत अगर हम देखें, वो क्या आप कहता है? एटॉमिक लेवल पे जाएं तो कॉन्शियस है, उसमें उसमें देयर इज इलेक्ट्रॉन मूविंग, आई थिंक हाँ, वो। अब जैसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का सिद्धांत है, वो कहता है कि एक, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम पूरे यूनिवर्स में, मान लीजिए कि अकेला एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम ये मान सकते हैं कि या तो वो कॉन्शस है या कॉन्शस नहीं है। लेकिन न्यूटन का सिद्धांत ये कहता है कि दूसरा अगर ऑब्जेक्ट उसके पास लाया जाए, जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, पहला जो ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। और वो फोर्स जो है वो मेजर्ड रहता है एग्जैक्टली। कितना रहता है? m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई ना कोई ऐसा है अवेयरनेस, और दो ही चूंकि वहां पे हैं, दो ही ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों को इसका मतलब पता है। क्या क्या पता है? उसको अपना मास पता है, उसको दूसरे का भी मास पता है, उसको यह भी पता है कि दोनों मास के बीच में कितनी दूरी है, और उसको यह भी पता है कि कितना, कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है। मतलब बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर अवेयर ऑफ देयर मासेस, देयर एग्जिस्टेंस, भले कि हम एग्जिस्ट करते हैं, देयर, उनका मास है, दूसरे का मास है, दूसरे के बीच में डिस्टेंस कितना है उतना एग्जैक्टली उसको पता है, कौन सा फॉर्मूला से हमको फोर्स लगाना है ये भी उसको पता है, वो फोर्स एट्रैक्टिव होगा कि मतलब ये रिपल्सिव होगा ये भी उसको पता है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो कंससनेस है, यही कंससनेस जो है वो रिफ्लेक्टेड कंससनेस के कारण है। और आप किसी भी चीज में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन में आप देख लीजिए, हर इलेक्ट्रॉन को पता है कि उसको अपने ऑर्बिट में कैसे घूमना है। दूसरे दूसरा जो एटॉम है उसको मालूम है, जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन के हम दो एटॉम लेते हैं, और आप देखिए उसको बिल्कुल आदमी की तरह वो बिहेव करता है। आप कितने भी एटम डाल दें, सोडियम को ये पता है कि ये जो एटॉम है वो जो है उससे रिएक्ट करना है हमको। वहां पे अगर आप बालू रखेंगे तो बालू से रिएक्ट नहीं करेगा वो उसमें से क्लोरीन को पहचान लेगा। सोडियम जो है क्लोरीन को आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करके उससे रिएक्ट करेगा। वहां पे आप नाइट्रोजन डाल दें, नाइट्रोजन को से कुछ नहीं करने वाला। तो ऐसा करने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कौन सा दूसरा है जिससे कि उसको संबंध बनाना है। तो ये बिना अवेयरनेस के नहीं हो सकता। और दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है सारे के कहीं किसी के भी आप अंदर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बिना कंससनेस से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट इज वाई ये जो साइंस है और वेदांत जो है यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है सर। अच्छा एक और हाँ सर। फोर्थ स्टेट ऑफ ब्रह्म। जी, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल बताया ना सिन्हा जी, सर सर ये सोडियम का, कि वो सीएल को जो है ढूंढ लेगा, तो औरों से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन डाल दोगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से। हाँ, क्योंकि वो ऑक्सीजन को पहचानता है कि इससे भी संबंध बनाया ऑक्सीजन जा को सकता है। रिएक्ट कर जाएगा, और सोडियम और क्लोरीन डाल दी, दोनों को रिएक्ट करेगा। वो हाँ, किस रेशियो में रिएक्ट करेगा फिर? लेकिन किस दोनों को रेशियो रिएक्ट में करेगा ना, दोनों से अलग क्लोरीन अलग और रेशियो में ऑक्सीजन डाल करेगा दिए मैंने। सर। उसको पता है ना। उसको अगर वो ऑक्सीजन से करेगा तो Na2O बनाएगा। उसको मालूम है कि दो एटम मेरा लगेगा, उसका एक एटम लगेगा, हम हाँ, कंपाउंड बना सकते तो हैं। फिर क्या क्लोरीन को छोड़ देगा वो?
नहीं नहीं, क्लोरीन से भी रिएक्ट करेगा। क्लोरीन जो है उससे रिएक्ट करके वो, मतलब इसमें दोनों में से जो एक्टिव होगा उससे बनाएगा। मेरे कहने का मतलब वो इतना साइंस में नहीं जाना है हमको, ये कहना है कि उसमें कंससनेस है, उसको ये पता है कि किससे हमको रिएक्ट करना है किससे नहीं करना है। ये मोर रिएक्टिव होगा उससे करेगा ना, उसको पता है किसके हाँ, साथ जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे करेगा। इजी बॉन्ड किसके साथ बन सकता है। अब जैसे आपको किसी से दोस्ती करनी है, आप एक भीड़ में गए, तो आपको लगता है कि हाँ इस आदमी से दोस्ती करना अच्छा रहेगा, मतलब तो आप दोस्ती करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हम अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, हम मान लीजिए कि हम बेहोश हैं, तो हम थोड़ी दोस्ती कर सकते हैं किसी, हमको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे गजानन सर हैं कि वहाँ पे आप हैं या कोई भी हैं। हाँ, ये इसमें मेरे को ये पूछना है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, तो उसमें भी इसका कुछ रोल है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ओरिजिन ऑफ तो लाइफ आप जो है, अब हम आपको बताएं इसमें कि कंससनेस जो है, कंससनेस अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो लोएस्ट फॉर्म में जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो पत्थर है, वो सोडियम है, क्लोरीन है, इसमें मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़िए, वो कंससनेस जो है अपने आप को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करना चाहता है। वो स्टार्ट होता है बिल्कुल छोटे लेवल पर, वायरस पहले बनेगा, उसके बाद दूसरी चीज बनेगा, धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन उसका जो है ज्यादा बड़े से बड़े कंससनेस की तरफ जाता रहेगा। आप देखिए जो पहले का जो आदमी था, आदि मानव था, और आज का जो आदमी है, उसके माइंड में, उसके कंससनेस में काफी अंतर आ चुका है, और ये बढ़ता चला जाएगा। हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, ये इवोल्यूशन फेज है। तो जो इवोल्यूशन है वो उसके कारण है, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। फाइनली इसको क्या बनना है, एक्चुअली ये इसलिए इवोल्यूट होता रहता है क्योंकि उसको फाइनली जो उसका पूरा जो उसमें पावर है, जो पूरी तरह से जो कॉन्शसनेस है, वो उसको प्राप्त करे, ईश्वर की अवस्था को प्राप्त करे, जहां वहां जाकर के ये इवोल्यूशन खत्म होगा। तो ये जो मतलब जीव का जो आना है, जो हमारे अंदर जीव आता है फिर वो बढ़ता रहता है, ये सभी एक्चुअली कंससनेस जो है मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे आप देखिएगा दुनिया जो है आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाएंगे। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो एक्सपीरियंसेस नहीं थे, आज वो सब एक्सपीरियंसेस आसानी से अवेलेबल है। सो एक्सपीरियंस ही करना है इसको, अपने मल्टीट्यूड को एक्सपीरियंस करना है। दैट इज व्हाट ये पूरी की पूरी जो प्रकृति का जो है वो उसका मतलब लक्ष्य है। अच्छा, ये ये आपका जो आंसर मिला सीमा मैडम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, आप पूछ रहे थे सर। ये फोर्थ स्टेट कौन सी है। सर फोर्थ स्टेट वो स्टेट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, नेति नेति। अच्छा। फोर्थ स्टेट उसको इसलिए कहा गया है, तुरिया उसको बोला जाता है, इसलिए कि उसका नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे आप ग्रॉस वर्ल्ड को बोल सकते हैं कि हाँ ये संसार है, ये जो है वो सूक्ष्म संसार है, इसको कहा कहा जा सकता है, ये शरीर है, इसका कोई नाम है। लेकिन जो वो ब्रह्म की जो निर्गुण अवस्था है, निर्गुण अवस्था में उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे हर नाम का कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होना है। कोई नाम ऐसे ही नहीं होता, हर नाम का एक कंसेप्ट होता है, लेकिन हमारे हर कंसेप्ट से चूंकि बाहर है, इसलिए उसका नाम नहीं दिया जा सकता। उसको हम लोग निर्गुण ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि जैसे ही आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, इसलिए उसको फोर्थ स्टेट कहा गया है। तुरिया का मतलब ही होता है फोर्थ। नहीं, अब एनी क्वेश्चन सर? हेलो? पीछे जाओ, तो पीछे क्या है। पहले आओ थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, प्रकृति हो गई पूरी। हाँ, वो नहीं, प्रकृति नहीं हो, सॉरी मिस कर गया। हाँ, ये 5 हुआ नहीं पूरा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली मैं जंप कर गया। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं। प्रकृति जो है सर, मैं बीच में अभी बता चुका हूँ, उसी का रिपीटिशन है यहाँ पे, जिसकी प्रकृति जो है वो ईश्वर का नेचर है। क्योंकि ईश्वर जो है वो क्या चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये उसकी इच्छा है, उसके अंदर ये इच्छा है। उस इच्छा के कारण अविद्या आई, अविद्या के कारण जो है वो प्रकृति आई, मूल प्रकृति इसको बोलते हैं, और उसके कारण ये 5 जो हैं महा एलिमेंट जो इसको बनते हैं, महाभूत जो हैं, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। और उसके बाद 3 जो हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 हैं। तो ये 8 एलिमेंट से ये सारा का सारा इसी के मॉडिफिकेशन पे चलता है। ये सभी
को मिला करके आप मॉडिफाई करते जाएंगे तो नई नई चीज़ बनती चली जाएंगी। आप थोड़ा सा अर्थ ले लें, थोड़ा वाटर ले लें, फायर ले लें, स्पेस ले लें, एयर लें, कुछ नहीं लें, अहंकार ले लें, इंटेलेक्ट ले लें, माइंड ले लें, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे, कुछ नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और यही ये प्रकृति करती रहती है। वो पावर लेती है ब्रह्म से, मतलब ईश्वर से पावर लेती है, और ये सभी जितना जो वेरिएशंस यहाँ पे है उसको क्रिएट करना इसका काम है। सांख्य जो है वो 24 एलिमेंट्स की बात करता है, वो ज्यादा डिटेल में जाता है प्रकृति के। माइंड इंटेलेक्ट तो समझ में आ रहा है, अहंकार भी संग में आता है। अहंकार सर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। हाँ, मतलब मैं मैं जो है एक्चुअली ब्रह्म अकेला है सर, तो उसके सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं है वहां पे। या अगर अगर आप मतलब निर्गुण ब्रह्म को छोड़ भी दें तो ईश्वर में भी अहंकार नहीं है, क्योंकि वो भी जो है वो यूनिफाइड मास ऑफ कॉन्शसनेस है, तो उसके अंदर भी अहंकार नहीं है। अहंकार तब आता है जबकि हम मतलब प्रकृति से एसोसिएट कर लेते हैं, जब उसका जो रिफ्लेक्शन प्रकृति के ऊपर पड़ता है तो उसके अंदर एक अहंकार जो है वो प्रकृति का तत्व है, और वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी पैदा करता है कि मैं दूसरे से अलग हूं। आइडेंटिटी, मतलब ये अहंकार जो है घमंड का वो नहीं 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 है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। उससे कोई लेना देना नहीं है। घमंड अहंकार का मतलब आई आई नहीं, मतलब मैं अलग हूं, जैसे जो आपके अंदर एक सर, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। हाँ जैसे आपके अंदर एक इच्छा, एक भावना होती है ना कि मैं दूसरे से अलग हूं, तो जो मैं की जो उत्पत्ति होती है वो अहंकार है। अहंकार का मतलब, अहं का मतलब होता है मैं, कार का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं सर, जो कि जो आई को मतलब दिखलाता है वो अहंकार है। अब ये क्या है सर, इस फिनोमेना को, जैसे मैंने जो बताया था कि ईश्वर अपने आप को प्रकृति के अंदर में प्रोजेक्ट करता है, और ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन करके ये पूरा संसार क्रिएट करता है। इस प्रक्रिया का एक नाम है, इसका नाम है चिदाभास। चिदाभास दो शब्द से बना हुआ है, चित और आभास। चित का मतलब होता है कॉन्शसनेस, आभास का मतलब एपरेंटली। सो एपरेंटली जो है वो जो चीजें जो कि एक्चुअली इनर्ट हैं वो आपको कॉन्शस दिखने लगती हैं। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब आपको कॉन्शस अगर दिखते हैं तो उसका कारण ये फिनोमेना है। मतलब कॉन्शसनेस अपने आप को रिफ्लेक्ट करके एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस क्रिएट करता है, जिसे हमारे अंदर जो भी है या आपके अंदर जो कुछ भी है वो चिदाभास है, वो ईश्वर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप को। इसका मैंने आपको ये उदाहरण भी पिछले इसमें दिया था कि स्वप्न में कैसे वो सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, हमारे अपने एक कॉन्शसनेस से कैसे, मतलब अनेकों कॉन्शस जो वहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शसनेस हैं वो ड्रीम के अंदर में कैसे पैदा होता है। वो इसलिए हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हम लोग भी वही ब्रह्म है, मतलब हम लोग भी वही ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। तो सारे पावर जो ईश्वर के पास हैं वो लिमिटेड रूप में हमारे पास भी हैं, तो हमारा कॉन्शसनेस भी वो सब क्रिएट कर सकता है। इसमें थोड़ा पूछना था कि अहंकार और चिदाभास को थोड़ा और डिफरेंशिएट, दोनों में क्या अंतर है? अहंकार जो है वो मतलब प्रकृति का एक, मतलब एक एलिमेंट है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ मतलब प्रकृति। मतलब 8 एलिमेंट हैं, अगर हम अगर वेदांत को लेते हैं तो उसमें है कि जो सूक्ष्म जो एलिमेंट हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन जो है वो जो भी एक्सपीरियंसेस है वो गेन करता है, वो स्टोर करने की जगह है, ठीक है। और वहां से वो सारे के सारे मनोवृत्तियां जो हमारे अंदर होती हैं उसका कारण मन है, क्योंकि मन के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे, जो इमेजिनेशन आएगा, उससे मनोवृत्ति में मॉडिफिकेशन आता है। बुद्धि तो आप समझ रहे हैं, जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो कंपैरिजन करे, जो सही और गलत में आपको अंतर बताया कि ये सही है ये गलत है, जो बुद्धि, इंटेलेक्ट। अहंकार जो है वो आपको एक दूसरे से अलग करता है। जैसे अभी आप मान रही हैं कि मतलब मैं जो है वो एक खास मेरा नाम है और मेरी एक पर्सनैलिटी है और मैं दूसरे से अलग हूँ। तो ये जो अलग होने का जो है, जैसे मैं एक पत्थर के अंदर में भी अहंकार रहता है, आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो यूनिवर्स में हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो जब तक अकेला है वो अकेला है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट लाया गया तो दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाना शुरू कर देता है।
वो तभी फोर्स लगा सकता है जबकि उसको ये पता हो कि वो अलग एंटिटी है। अगर वो उस दूसरे को भी अगर सेम एंटिटी मानेगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है वो एक पत्थर के अंदर में भी रहता है, एक इलेक्ट्रॉन में भी है, सोडियम में है, क्लोरीन में है, हर जगह। आप बिना जो ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है उसके बिना आप इस संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर तो होगा ही, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी कॉन्शसनेस के जो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर काफ़ी हायर लेवल पे हैं। तो हमारे अंदर तो अहंकार दिखता है। और ये अहंकार, जैसे कि सर ने बताया कि जो ईगो वाला अहंकार है, घमंड वाला, तो वो विकृत इसका स्वरूप है, जहाँ पर कि हम एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं। वो सब चीज़ें उसकी विकृति के कारण होती हैं। अच्छा, ये नरेश, ये जो वेद में जो है, ऋग्वेद में जैसे हिरण्यगर्भ का जिक्र है, हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति का जिक्र है, सर तो सारे जीवों का हिरण्यगर्भ से सृष्टि का उत्पत्ति है। तो ये वेदांत में दैट इज एक्सेप्टेड और नॉट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल एक्सेप्टेड। हिरण्यगर्भ है। हाँ हाँ, अच्छा। हिरण्य गर्भ एक्चुअली सर ब्रह्मा जो हम लोग मानते हैं ना, एक्चुअली सर वेदांत जो है वो आपको एक्चुअल चीजें बताता है। जबकि हाँ, अगर हम पुराणों और इसमें जाते हैं तो वो मतलब मेटाफर्स में यूज करते हैं, जैसे कि वो पुराण नहीं, ये आई एम नॉट टॉकिंग पुराण, ये दिस इज वेद में है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का सूक्त भी है वेद में। हिरण्यगर्भ इज एग जो नहीं नहीं, बिगेस्ट। मैं बता रहा हूँ सर वो क्या चीज है। उसका ये है कि जब जब ये जो ईश्वर है, वो ईश्वर से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो सामने आता है और फिर वो छिप भी जाता है। मतलब ये मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होना और अनमैनिफेस्ट होना, ये साइक्लिक क्रिया है, जिसपे कि ये यूनिवर्स जो है वो मैनिफेस्टेशन में आता है और फिर वो अनमैनिफेस्ट भी हो जाता है। सर जब वो मैनिफेस्ट करता है तो सबसे पहले मतलब एक सोने के तरह का एक चीज जो है वो उत्पन्न होता है और उसी से फिर सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। दैट इज हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्य का मतलब होता है सोना। तो जैसे मतलब बिग बैंग अगर हुआ होगा तो अ, हम मान सकते हैं कि हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं सोच सकते कि बिग बैंग के समय में क्या हुआ होगा। तो शायद जो पहली चीज उत्पन्न होती होगी वो बिल्कुल सोने की तरह चमकती हुई होती होगी और उससे सारी चीजें आती होंगी। तो वो जो अवस्था है जहां से कि क्रिएशन शुरू होता है उसको हिरण्यगर्भ कहा गया, और उसको ब्रह्मा के रूप में मानते हैं हम लोग। वही ब्रह्मा है, क्योंकि सारे रूल्स, सारे लॉज ऑफ नेचर कि कौन सी चीज किस तरह से बनेगी, किसके बीच में क्या संबंध होगा और कैसे ये प्रकृति काम करेगी, ये सब उसके अंदर निहित रहते हैं, उसके अंदर में छुपे हुए रहते हैं। इसीलिए वो हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्मा का ही दूसरा नाम है। ओके ठीक है सर। ओके। मोक्ष क्या चीज है? इसमें एक छोटा सा पॉइंट और था हाँ कि जो हमें, जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है कि सब एक है, तो जो चीज ये रोकती है हमें, तो वो हमें अहंकार रोकता है कि अविद्या रोकती है? कि सब में एक एक ईश्वर को देखना, सबको एक जैसा देखना, तो हमें कौन सी चीज रोकती है इसमें? वो अहंकार, अहंकार आपको दूसरे से अलग करती है। अहंकार आपके अहंकार। अहंकार जो है वो एक्चुअली देखिए, अहंकार जो है वो अगर कोई सबसे मुश्किल अगर आपकी जिंदगी में आने वाला है, अगर आप वास्तव में मोक्ष की अगर इच्छा रखते हैं, क्योंकि वेदांत वालों को माना जाता है कि वो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हम ये मान लें कि सभी लोग यहाँ पे जितने लोग अपना समय दे रहे हैं वो मतलब मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो मोक्ष को पाने में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो अहंकार है। क्योंकि अहंकार जिसमें चला जाएगा तो फिर आप तो मतलब फिर ईश्वर के साथ मतलब एकाकार को प्राप्त हो जाएंगे फिर। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, ये लास्ट लास्ट तक आपके साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी पर्सनालिटी आपकी है, जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, वो सब को ये ओन करता है। ये कहता है कि ये मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये चेहरा मेरा है। तो ये अहंकार का जो कारण है, उसी कारण से हम लोग दूसरे के अंदर में जो ईश्वर देखना है तो हम लोग कहाँ से देखेंगे? ये तो मतलब डेल्यूजन, इसको मतलब बेसिकली माया से आता है। माया का मतलब डेल्यूजन, मतलब आप रियलिटी नहीं देखते। और उसका सबसे बड़ा कारण है माया में
अहंकार। माया के 8 एलिमेंट हैं और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है उसका वो अहंकार है। ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष जो है वो उल्टा होगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से हुए थे? हम इस चक्कर में बंधे किस लिए? इसलिए कि जब हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि हम एक से अनेक हो जाएं, आई शुड बी मेनी एंड आई शुड एक्सपीरियंस द मल्टीट्यूड, और उसके कारण अविद्या पैदा हुई। तो अविद्या पैदा होने से ये प्रकृति पैदा हुई, और उसके कारण ये सारे के सारे जितना भी नेचर में जो आप मल्टीट्यूड देख रहे हैं, जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अविद्या। तो अगर अविद्या का नाश हो जाएगा तो ये सारा चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर आप जो हैं आपकी इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। सो इसका ये कहा गया कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नेचर बाय जीवा, दैट इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन एंड दैट इट इज नॉट एन एग्रीगेट ऑफ प्रकृति, लीड्स टू एंड ऑफ अविद्या एंड अटेनमेंट ऑफ मोक्षा। हाँ सर, आदित्य शर्मा सर, आप कुछ बोल रहे थे। ये प्रकृति, ये 3 गुण कौन से हैं नरेश जी? 8/24 हाँ एलिमेंट हाँ समझ हाँ, गए। 3 तीन गुण गुण, कौन से? हाँ 3 गुण जो हैं सर, अभी हमने 8 एलिमेंट बताए सर, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, 8/24 हाँ, 20। और उसके बाद हमने ये बताया कि उसके अंदर में जो पावर देने वाली है वो है ईश्वर। ईश्वर अपना पावर जो है रिफ्लेक्ट करता है उसमें, जो चिदाभास कहते हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन होगा कैसे? क्योंकि ओके। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए प्रकृति जो है उसके 3 गुण हैं जो कि फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, मतलब हम उस तरह से समझ सकते हैं, जो ओके। इसके अंदर डिफरेंट तरह की विकृति पैदा करते हैं या विकार पैदा करते हैं। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का प्रभाव जो है वो मतलब सात्विक है, जो कि अच्छाई की तरफ हमें ले जाता है, हमें बंधन से मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और रजोगुण, रजोगुण जो है वो आपको इस संसार में बांधता है। रजोगुण जो है वो संसारिक भोग से हमें बांध देता है, हमको उसके प्रति अट्रैक्ट करता है, और उससे होने वाले जितने भी भोग हैं उसके प्रति डिजायर्स पैदा करता है। और उस डिजायर को प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी हम उपक्रम करते हैं, चाहे वो शरीर से करें, चाहे वो मन से करें, किसी तरह से भी करें, उसके प्रति हमको प्रवृत्त करता है। ये मतलब रजोगुण का आपको आपको स्वर्ग मिल सकता है राशि से, पर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वर्ग मिल सकता है आपको, और यू कैन हैव ए गुड लाइफ आफ्टर दिस लाइफ। रजोगुण से वो भी मिलना मुश्किल है सर। रजोगुण से मतलब आप जो हैं जहाँ पे हैं वहीं रहते हैं, मतलब अभी जिस संसार में हम हैं ये रजोगुण प्रधान है, यहाँ पे रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण से यू कैन डू गुड कर्मास एंड बट ओनली फॉर योर फेम। ये गुण कर्मा तो है वो सत्वगुण में आप करेंगे, यहाँ पे तो है भोग के लिए आप करेंगे। जैसे आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो हमको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमको जो है वो इंजीनियर बनना पड़ेगा, ये जॉब करनी पड़ेगी, ये सब रजोगुण से प्रेरित है। और नहीं, पर तीसरा जो तमो, राजा, तमो जो वाला king है, बहुत सारे काम। किंग होते हैं, जो बहुत सारे किंग होते हैं, दे डू फॉर द प्रजा द गुड थिंग्स, गुड हाँ, डीड। वो सत्वगुण, वो दे सत्व, डू फॉर द दे डू फॉर द पब्लिक आल्सो, फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड वो आल्सो। वो आई वो थिंक सत दैट इज। वो सत्वगुण से प्रेरित है सर। जो आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्वगुण जो है वो आपको लिबरेशन के लिए जो अच्छे जो कार्य हैं उसकी तरफ आपको प्रेरित करता है, वो भोग की तरफ नहीं प्रेरित करता। जब आप किसी को देते हैं तो आपके मन में भोग करने की इच्छा नहीं होती है, आप किसी को देते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच के दे रहे हैं कि इसके कारण हमको पुण्य होगा और हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो फिर ये रजोगुण का मतलब एक मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है। लेकिन ये बाई एंड लार्ज जो है वो सत्वगुण से प्रेरित होता है। तीसरा जो फोर्स है सर वो है अ, अ, तमोगुण। तमोगुण जो है वो सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल है, अगर आप केयरफुल नहीं है, अगर आपका मतलब आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो तमोगुण आपको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और अल्टीमेटली ये अंधकार की ये तरफ। मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है या सबको? ठीक है, योर ऑडियो इज ओके, अच्छा, वी आर एबल टू हियर यू। नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? बीच में कटी थी तो मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे सिस्टम में गड़बड़ है या नरेश के। नहीं,
कहीं इको आ रहा होगा, अगर आप अपना जिसमें नहीं बोलना हो तो आप म्यूट कर दें अपने आप को। तो उसमें मैं कह रहा था कि मतलब जो तमोगुण है वो अपने आप जो आपको अंधकार की तरफ ले आता है, और अगर इस तमोगुण को बढ़ने दिया जाए, अगर उसको नहीं रोका जाए, तो इसके क्या परिणाम होंगे। तमोगुण का लक्षण क्या क्या चीज है? जैसे आपको अंधकार में रहने की इच्छा, मतलब कुछ ऐसा, मतलब किसी भी चीज का नशा होना, जैसे शराब पीना, जो कि आपके बुद्धि को जो है वो भ्रष्ट कर देता है या आपको मोहित कर देता है, या फिर आपको टीवी देखते रहना दिन भर बैठ करके, फालतू की बहस करते रहना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली मतलब तमोगुण से रिलेटेड है। मतलब हमेशा सोए इंडिविजुअल को रहना। बर्बादी की तरफ ले जाना। हाँ, एक्चुअली तमोगुण को अगर बढ़ने दिया जाए तो अल्टीमेटली ये आपको आदमी से भी नीचे गिरा देगा। मतलब ये अल्टीमेटली आपको, जब आपका अगला जन्म होगा तो पता चलेगा कि आप जो है वो आदमी है ही नहीं, आप जानवर में पैदा हो गए। जानवर से भी नीचे आप जा सकते हैं, मतलब आप पेड़ पौधे में जन्म ले सकते हैं। यो इस तरह से आपका डिग्रेडेशन होता जाएगा। अजय, पर ये नरेश, पर इसकी जो क्वांटिटीज हैं, जो प्रोपोर्शन है इन्हें आदमी में, जो जो जीव में होते हैं, प्रोपोर्शन भी तो, पर हर एक में तीनों तो होते ही होते हैं। ऑल तीनों थ्री आर ऑलवेज अवेलेबल, बट प्रोपोर्शन में भी डिफरेंट। किसी में सत्वगुण में भी प्रिडोमिनेंट एंड तमोगुण विल बी स्मॉल, बट रहता है। वो तमोगुण खत्म करना है, मतलब ये तमोगुण हैज टू एक्चुअली बी। सर ये तीनों गुणों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई गुण जो है मतलब जो है वो खराब है, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अधिकता किसकी ज्यादा है उसके हिसाब से आपका जो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उसके हिसाब से पड़ेगा। जैसे सत्वगुण जितना बढ़ता हुआ रहेगा तो आप सारे के सारे पुण्य की तरह काम काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, और आपके साथ भी अच्छा होगा। मतलब आप अच्छे काम करेंगे, आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। सत्वगुण जो है वो आपको अच्छे, जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, जो कि ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, दूसरे को पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज ज्ञान रहता है, ये सब ज्ञान वगैरह का जो चीज़ है वो सब सत्वगुण से जुड़ा हुआ है। और जितने भी Basically, initially you are sent with some proportion. You have to modify with your karma. हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली सर जब ये तीनों गुण बैलेंस्ड अवस्था में होते हैं तो प्रकृति कुछ करती नहीं है। प्रकृति जब तभी करती है जब इस गुण में इम्बैलेंस आता है। सत्वगुण बढ़ गया या रजोगुण बढ़ गया या तमोगुण बढ़ गया, तो फिर ये सारा का सारा चक्कर शुरू हो जाता है। और किसी आदमी में आप देखेंगे कि तमोगुण बहुत ज्यादा है, इसको शराब पीने की बहुत मतलब लत लगी हुई है, उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो अफीम बिना खाए चाटे रात को उसको नींद नहीं आती, ये सब तमोगुण के अंदर में घुस गया है वो। नहीं, इवन गुस्सा, आई थिंक गुस्सा भी तमोगुण में आता है शायद। इफ यू आर ए वेरी वायलेंट, यू डू सम हार्श वर्ड, दैट इज एक्चुअली सर रजोगुण और तमोगुण में बीच में एक छोटी सी सिर्फ लाइन है। मतलब रजोगुण से थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसा गुस्सा अगर आपको आ रहा है कि आप विवेक खो बैठ रहे हैं, तो बेसिकली वो तमोगुण में आप घुस जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज को जो कि अच्छी मतलब बुरी है, उसको अगर आप अच्छा समझने लगते हैं कि नहीं नहीं यही सत्य है, यही सच चाहिए, जैसे कि बहुत लोग आजकल लेफ्टिस्ट आइडिया के हो गए ना, हम्म। कि मतलब यही सत्य है और कुछ नहीं सुनना चाहते। उनको अगर आप कोई भी प्रमाण दीजिए, कोई भी उनको आप ये कहिए सुनना नहीं है, तो बेसिकली तमोगुण का प्रभाव है। मतलब वो सोचने की शक्ति खत्म कर दिया, मतलब आप गलत चीज को ही सही मान के चल रहे हैं। हम्म। तो ये सब तीन जो फोर्सेज हैं सर नेचर के, और इसके कारण ये सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इसी तरह से ये इवोल्यूशन हमारा होता रहता है। ये आपने मतलब ये उसमें बताया ह्यूमन बीइंग्स में, और ये क्या प्रकृति में भी होते हैं तीनों गुण? प्रकृति के ही गुण हैं ये। प्रकृति के ही गुण है। नहीं, मेरा मतलब है जैसे कि बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है या ये है, तो ये तमोगुण में आएंगे इस तरह से नहीं नहीं नहीं, वो कई जगह। तमोगुण के कारण पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन तो हमारे कारण है। मतलब हाँ। हम जो है वो रजोगुण से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम सही अच्छा क्या है या बुरा क्या है। या तो रजोगुण या तमोगुण इतना बढ़ चुका है कि हमारी सोचने की शक्ति जो है वो घट गई है। मतलब हमारे हित में क्या है ये हम सोच नहीं पा रहे हैं, और ये मतलब जो पॉल्यूशन जो है वो हम फैलाते जा रहे हैं। तो ये हमारे अंदर बढ़ते हुए तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक है। नहीं, आपने कहा ना कि प्रकृति फिर उसको बैलेंस बनाती है। नहीं, प्रकृति में जब तक ये, मैंने कहा कि जब तक ये बैलेंस में रहते हैं तब तक प्रकृति जो है वो अच्छा। मतलब क्रिएट नहीं कर सकती। मैं इम्बैलेंस प्रकृति के को कारण ही ये क्रिएशन शुरू होता है, और जितना भी चक्र चल रहा है वो इम्बैलेंस के कारण है।
प्रकृति को थोड़ा एनवायरनमेंट से डीलिंग करो। दिस इज नॉट एनवायरनमेंट, यू डीलिंग इट। अच्छा, वो इन्वायरमेंट सोच रही है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो हाँ प्रकृति जो आप सोच, हम लोग जिस रूप में हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रकृति, वो प्रकृति एक्चुअली इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे प्रकृति जो है वो मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो क्रिएट कर रहा है। जैसे कौन सा? जैसे अगर आप प्रकृति में हम लोग मानते हैं कि पेड़ जो है वो प्रकृति का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ पेड़ जो है वो प्रकृति और जो ईश्वर का चिदाभास है, इसके कारण उसका निर्माण हुआ है। वो उसी तरह की चीज है जैसे कि हम हैं। मतलब प्रकृति का कुछ हम लेते हैं और फिर हम ईश्वर का उसमें रिफ्लेक्शन देते हैं, और ये गुण जो है उसका तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और ये सब चीजें मिल करके वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रिएट करती है। इट क्लियर और नॉट? हम्म, अच्छा, एक नहीं, चीज और थोड़ा मेरे को बताएं, एक और। जैसे आपने बताया कि तीनों गुण जो हैं अगर बैलेंस हैं तो वो इनर्ट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। इसका मतलब दैट इज द स्टेबल स्टेबल स्टेट। हाँ 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 स्टेबल स्टेट है। हाँ। तो जब कोई भी गुण कम ज्यादा हो जाता है तो क्या कोई फोर्स ऑटोमेटिक नहीं होता है जो कि तुमको दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए? नहीं, ये क्योंकि हर एक कोई स्टेबल रहना चाहता है ना, सर, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है ना, नेचर जो है हर एक को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। डिस्टरबेंस सर होता है, सर धीमे सर धीमे सर धीमे सर करके सर, स्टेबिलिटी की एक तरफ एक लेके एक जाता है। एक मिनट सर, ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये प्रकृति आई कहाँ से? प्रकृति जो आई उसका कारण था ना सर, कि आपको क्रिएट करने की इच्छा हुई। जो ईश्वर है उसके अंदर ये इच्छा हुई कि मैं क्रिएट करके एक से अनेक बन जाऊं। ठीक है ना? तो वो जब इच्छा है तो उसके अंदर ये मतलब जब ये भाव होगा तो ये सारे फोर्सेज हैं, ये सारे गुण हैं, और उस गुण में जो है वो इसी इच्छा के कारण जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्योंकि वो इच्छा तो पूरी होनी है ना, जो ईश्वर ने सोचा है कि हाँ भाई ये मैनिफेस्टेशन हो, तो मैनिफेस्टेशन आए कैसे? और ये तीनों गुणों का जो सम है वो कांस्टेंट है। सत्व गुण, रजोगुण प्लस तमोगुण को अगर आप जोड़ेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट है। तो रजोगुण और तमोगुण को आप घटाएंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण और रजोगुण घटाएंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। हम्म उसी उसी तरह से सत्वगुण और रजोगुण को घटाएंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। तो ये तीनों जो हैं वो मिला करके कांस्टेंट रहते हैं, और जैसे ही वो इम्बैलेंस हुआ ये सारा का सारा चक्कर शुरू हो जाता है। अब मतलब हमें ये देखना है कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण हो, ताकि हम लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा उसमें जो है कंससनेस उतना अच्छा होता चला जाता है जितना आप सत्वगुण की तरफ बढ़ते हैं तो। करेक्ट। चलो आगे चलो। अब इसमें श्रुति तो सभी को पता है। हाँ श्रुति, वेद को श्रुति कहा जाता है। ये वेद, छोड़ दो, हमें हाँ, पता हो, श्रुति और स्मृति पता श्रुति ये हुआ। सब तो पता ही है। ठीक है। मैंने अपने उसमें भी देखा था। हाँ प्रमाण तो सर ने बताया ही था मेरे ख्याल से। जो हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, एक्चुअली ये सब उतना मतलब अगर किसी को एकेडमिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ ले सिर्फ। ये वाद विवाद करने के लिए बेसिकली, जब वेदांती लोग वाद विवाद करते हैं तो ये इस तरह के प्रमाण जो हैं वो आपस में रखते हैं। हमें यहाँ वाद विवाद करना नहीं है, बट आई जस्ट इलेबोरेटेड इट हियर कि कभी कोई आदमी आपसे पूछे तो आप बता सकें कि हाँ हमें ये पता है। अब सत्य कितने तरह, ये सब जो है वो एक्चुअली है ना कि पीएचडी करने के लिए है। इसका कोई खास बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है वेदांत में, लेकिन अगर किसी को पीएचडी वगैरह करनी है तब तो उसको ये है परमा सत्य कितने तरह के होते हैं। एक परमार्थिका सत्य, कि ब्रह्मण इज द सोल रियलिटी, हम्म, हाईएस्ट ये ट्रूथ है। तो ये परमार्थिका सत्य है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन परमार्थिका सत्य जो है वो इस संसार में किसी काम का नहीं है, मतलब आप उससे कुछ काम नहीं ले सकते, वो अव्यवहार्य है। व्यवहारिका सत्य जो है वो ये रिलेटिव वर्ल्ड है, जहां पर कि ब्रह्म, ईश्वर और साथ में दो जो सटल वर्ल्ड और जो ग्रॉस वर्ल्ड है, ये तीन चीजों को लेकर के ये जो व्यवहारिक सत्य है। यहाँ पे नाम और फॉर्म कब होंगे? जब डिफरेंशिएशन होगा, जब अहंकार आएगा। ठीक है? तो ये जो है वो व्यवहारिका सत्य है। प्रतिभासी का सत्य, प्रतिभासी का सत्य जो है वो इस संसार में ही आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीज दिखती है जो कि वहां पे नहीं है। ये सब्जेक्टिव एंड मोमेंट्री है। जैसे कि आपको डेजर्ट में मिराज दिखना,
रोप के ऊपर स्नेक का दिखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रतिभा, ये सब ऐसे ही है, मतलब विद्वान लोगों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनका कोई खास मतलब वेदांत में एक्चुअली नहीं है। चिदाभास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो। अब यहाँ पे कुछ ट्रूथ हैं सर, जो वेदांत के ट्रूथ हैं, जो कि हमारे माइंड को चैलेंज करते हैं। ये मतलब आप लोग सोचिएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके समझे हुए बिना वेदांत को नहीं समझा, इसीलिए वेदांत को काफ़ी डिफिकल्ट माना गया है। वेदांत लीड्स अस टू पाथ ऑफ नॉलेज। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म नॉलेज। नॉलेज, एनी नॉलेज gained through our sense organs and mind is not the real knowledge. It is a knowledge which is colored by limitations of defects of the sense organs and our mind. जैसे पिछले क्लासेस में जो पिछले मतलब सेशन में जो हम लोगों ने देखा था कि हमारा माइंड ये कहता है कि ये दीवार एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दीवार का एग्जिस्टेंस माइंड के अलग नहीं है। अगर आप माइंड वहां से हटा दें तो दीवार एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप एक्सरे हो तो देयर इज नो वॉल, वॉल डजंट एग्जिस्ट। एक आपको कोई चीज दिख रही है कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, अगर आपका दिमाग वहां पे अगर अब्सेंट है तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कलर, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग जो आप देख रहे हैं। कुछ है वहां पे, इट्स नॉट कि कुछ नहीं है, बट जो आपको दिख रहा है, जिसको आप सोच रहे हैं, वो चीज वहां पे नहीं है। ये मतलब आप जैसे ही क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं आपको समझ में आ जाता है। दैट इज वाई आइंस्टीन हैज सेड कि द रियलिटी दैट वी नो इज नॉट रियल। अब ये कुछ ट्रूथ्स हैं, वी नीड टू ग्रैस्प दीज ट्रूथ्स करेक्टली। रियलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट एंड मैनिफेस्ट्स। रियलिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट एंड मैनिफेस्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। दो अलग अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में साइमल्टेनियसली जो है वो रिफ्लेक्ट एग्जिस्ट करता है और मैनिफेस्ट करता है। अब ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन हम याद करें अपने ड्रीम फेनोमेना को। सर जब हम लोग, क्योंकि ड्रीम्स बार बार मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि कॉन्शसनेस जो है वो अपने आप को वहीं पे अपना पावर मैनिफेस्ट करता है ड्रीम में। एक ड्रीमर है जिसका सिर्फ अपना एक कॉन्शसनेस है, उसका जो इंडिविजुअलाइज कॉन्शसनेस है। अब चूंकि वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस है ईश्वर का, उसके अंदर भी क्रिएशन की पावर उसी तरह की है। उसके अंदर भी ये भावना जगती है कि मैं और सोना चाहता हूं, उसका सोने का समय खत्म हो चुका है, तो उसका जो एक जो कॉन्शसनेस है, जो इंडिविजुअलाइज कॉन्शसनेस है, जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस है, वो एक ड्रीम संसार की का क्रिएशन करता है। उस ड्रीम में अलग अलग कैरेक्टर क्रिएट करता है, और सारे कैरेक्टर के अपने 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 इंडिविजुअल उसके ईगो होते हैं, उसका अपना इंटेलेक्ट होता है। आप देखिएगा उसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो आपसे पूछ करके नहीं करता, वो खुद अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो वन कॉन्शसनेस जो है वो मल्टीट्यूड में एक्सपैंड कर गया है, मतलब अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो एक जो रियलिटी है कि वो तो अकेला ही है, वो उसका कॉन्शसनेस का एक्चुअल देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ है। जो ऐसा नहीं है कि जो उसका कॉन्शसनेस जो है वो बढ़ गया है। जो ड्रीमर है वो तो एक ही है, ड्रीमर का कॉन्शसनेस वहीं पे। लेकिन दूसरी तरफ उसका ड्रीम है जिसमें कि उसका ही कॉन्शसनेस जो है साइमल्टेनियसली जो है वो मल्टीट्यूड जो है वो अटेन कर चुका है। दैट इज द रिलेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल कॉन्शसनेस। और इसी तरह से जो ईश्वर का कॉन्शसनेस है, जो ब्रह्म का कॉन्शसनेस है, वो मतलब जो है वो एब्सोल्यूट स्टेट भी है उसका और रिलेटिव स्टेट भी है उसका। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा अपना कॉन्शसनेस काम करता है। मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल है वो, लेकिन उससे आप करीब करीब 70-80% तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे काम करता है। फिर जैसे हमने बताया अभी, कॉन्शसनेस इज नॉट प्रिवी टू सो कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, उसके अंदर भी कॉन्शसनेस है। अगर वो कॉन्शस नहीं रहेगा तो आपके कोई भी लॉ ऑफ नेचर काम नहीं करेंगे।
क्योंकि लॉ ऑफ नेचर को काम करने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट को ये पता रहे कि लॉ क्या है और कब काम करना है, कैसे करना है। बिल्कुल मैथमेटिकल प्रेसिजन से ये सारे लॉ ऑब्जर्व होते हैं और वो नहीं हो सकते अगर कॉन्शसनेस वहां पे नहीं रहे। सो कॉन्शसनेस इज नॉट प्रीवी टू सो कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जो कि हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं। कॉन्शसनेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग थिंग। कॉन्शसनेस is the source and end of everything. Time, distance, expanse, multitude, etc. all exist in plane of relative existence. These have no meaning in the plane of the absolute. जो absolute state जो है truth का, वहां पे time, distance, expanse, multitude इसका कोई मतलब नहीं है। There exists a state which is beyond being and non-being. सत और असत के परे भी कोई स्टेट है जो हम लोग मानते हैं कि हाँ ये मैनिफेस्टेड मतलब मैनिफेस्टेशन है और नॉन मैनिफेस्टेशन है, उससे बियॉन्ड भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट ए स्टेट विच इज बियॉन्ड टाइम, दैट इज देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट इवन व्हेन टाइम हैज नो एग्जिस्टेंस, व्हेन टाइम इज जीरो, जो आइंस्टीन ने कहा था। तो ये सारे जो ट्रूथ हैं, ये ट्रूथ हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कोई डाउट है। ये क्लियर हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये काफी साइंटिफिक सी चीज है, तो आई डोंट नो कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। ये सभी को क्लियर है? अच्छा, रियलिटी जो है उसको हम लोग एग्जैक्टली कभी नहीं समझ सकते हैं। रियलिटी को हम रियलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम खुद रियलिटी हैं। वो मेरे ख्याल में वहीं तक रखो अब। नाउ आई थिंक अच्छा ठीक है, ग्रेस्प करने दो। 5 में से आगे करना, ये 4 जो है ना, 5वां और बता दो। रियल नहीं, वो पीछे जो है ना आपके जो ट्रूथ जो है, 5 नॉलेज। इसको मार्क कर देते हैं सर, वो कि यहाँ से शुरू 5 तरह के ट्रूथ तक जो है वो ठीक है। उसके बाद नाउ वी हैव टू ग्रेस्प। हाँ, तो ये 5 जो ट्रूथ हैं, ये मतलब कहीं इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो वेदांत आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब बस ये इसको रिवाइज कर लेंगे अभी हाँ बीच में, बस इतना कर दो। आई थिंक 1 घंटा हो अरे गई। नरेश जी, हाँ हाँ नरेश जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे बताइए। अभी मैं ऐसे ही कहीं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो इस बार का या लास्ट जो नोबेल प्राइज है, हाँ हाँ उसमें जो फाइंडिंग था कि एक तो नंबर 1 के स्पीड ऑफ लाइट का जो प्रूव किया था उन्होंने, आइंस्टाइन जो बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो उसको रॉन्ग किया था उन्होंने। और दूसरा ये बोला था कि मैटर हियर ऑन अर्थ are connected elsewhere. So whatever is happening here may be a replica of something somewhere happening on other planet, which could be millions of lights away. बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है ना, तो एक्चुअली ये मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी अपने हिंदुत्ववाद को लगभग हाँ हाँ, वो वेदांत को ही प्रूफ करता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक मतलब अभी तक जो फिजिक्स हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें कहा जाता है कि भाई एक चीज दूसरे चीज से इतना दूर है और उसको जाने में इतना टाइम लगेगा। आइंस्टीन ने कहा कि साहब उसको जाने में जो मिनिमम टाइम लगेगा वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज द लिमिट। लेकिन अभी जो इंटिंगल्ड पार्टिकल थ्योरी आई, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में 2 ऐसे इंटिंगल्ड पार्टिकल हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी करिए तो दूसरे पार्टिकल को पता चल जाता है जो इंटेंगल्ड है कि उसके साथ क्या हुआ। हाँ, तो ये मतलब फिर ये गीता को भी एक तरह से प्रूव करता है कि भाई जो आप यहाँ कर रहे हो वो बेसिकली हाँ, वो यू सबको आर पता जस्ट। है। मतलब एक तो है कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली अभी आप देखिएगा ना, ये जो इसको यूज करने वाले हैं लोग, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है, इसको यूज करके ऑलरेडी इन लोगों ने 36 किलोमीटर दूर 2 पार्टिकल रखे जो इंटेंगल पार्टिकल थे, और विदाउट लॉस ऑफ टाइम, मतलब जो है जो इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन की गई। मतलब वो डिफरेंट पार्टिकल का जो है डिफरेंट उसको स्टेट में रखा गया। तो ये पता कैसे लगा कि दे आर द एंटेंगल्ड पार्टिकल्स? वो इंटेंगल्ड बनाने का तरीका है सर, मतलब उसको एक खास प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह पे कुछ इनको साथ में रखा जाता है।
कहीं से आवाज आ रही है। आई थिंक डिस्कशन इस पे ना यहीं तक छोड़ दो, 5 ट्रुथ जो है वो पढ़ ले इसको लोग। सर मैं ये आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो क्वांटम फिजिक्स है सर, हाँ, उसको इन सभी से साबित किया जा सकता है। मतलब क्वांटम फिजिक्स साबित हो जाता है इससे, या क्वांटम फिजिक्स से ये सब साबित होता है। ये दोनों ठीक। इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि आपको लगेगा कि हम क्वांटम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इसके बारे में जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने बोला था कि मतलब समटाइम्स इट फील्स दैट आई एम टॉकिंग वेदांता। करेक्ट। उसका कुछ रेफरेंस हो तो बता दीजिए, अगर इससे मतलब। हाँ हाँ, क्वांटम वो मतलब जिन जिन वैज्ञानिक ने इसके ऊपर जो कहा है, तो मैं आपको दूंगा। श्रोडिंगर इज वन ग्रेट साइंटिस्ट जो कि काफी रिसर्च किया था उसने, तो उसके। इसको इसको वेव इक्वेशन है ना, वो फेमस है ना। हाँ हाँ हाँ, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो ठीक है यार, आई थिंक इसको शेयर कर दो इतना, बाकी आगे का पढ़ लेंगे फिर आगे।